So here we go, the first lecture of A2 accounting, first chapter, manufacturing account. The manufacturing account purpose is to calculate cost of goods manufactured, जिसको हम कहते हैं COGM. This topic was there in O levels, but not in AS level. But again it is in A2 level. सब मेरे साथ हैं? ये टॉपिक O levels में था, AS में नहीं था, A2 में है. So जिन बच्चों ने O levels कवर किया है अकाउंटिंग के साथ, they may have a basics of this topic, but those who shifted from science, तो उनकी बेसिक्स नहीं होगी. Anyhow, even then we will cover it. So मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? ये बेसिकली प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, लाइक गुलैमर, लाइक लिवाइस, जो माल खरीदते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, फिर सेल करते हैं. ये सिर्फ बाइंग और सेलिंग नहीं करते, ये बाय करके प्रोड्यूस करते हैं, फिर सेल करते हैं. आइए मैं जरा आपको एलेबोरेट करने के लिए कुछ और चीजें बनाता हूं. फॉर एग्जाम्पल, हियर इज द फैक्ट्री ऑफ, ये पूरा हमारा बिजनेस है, ये चले हमारी फैक्ट्री है. गौर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर. ये जो मैं शेप बना रहा हूं, ये हमारी पूरी फैक्ट्री है. सब मेरे साथ हैं? यहां पर प्रोडक्शन होती है, यहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं. एग्रीड? ये हमारा स्टोर रूम है, ये हमारा वेयर हाउस है. दिस पोर्शन इज अवर स्टोर रूम. Whereas this is our warehouse. यहां पर माल रखा जाता है, यहां माल हम रखते हैं जो हम बाहर से खरीदते हैं. या किससे खरीदते हैं? सप्लायर्स से, राइट? उसे कहते हैं रॉ मटेरियल. फिर वो रॉ मटेरियल यूज होता है प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्शन में, फैक्ट्री में यूज होता है. बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से सर स्टार्ट कर रहे हैं समझाना. पहले हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं सप्लायर से, स्टोर रूम में रखते हैं. जिस तरह प्रोडक्शन होती जाती है उस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं. और जब माल प्रोडक्शन होने के बाद फिनिश गुड्स बन जाता है, तो वो फिनिश गुड्स वेयर हाउस में रखा जाता है. जब जब कस्टमर ऑर्डर देता है, वो माल हम कस्टमर्स को डिस्पैच कर देते हैं, कस्टमर्स को बेच देते हैं. तो याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री 3 तरह की होती है. नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 फिनिश गुड्स, एक, और नंबर 3 वर्क इन प्रोग्रेस. ये क्या चीज होती है सर? ये सेमी कंप्लीटेड गुड्स हैं, सेमी कंप्लीटेड या इनकम्प्लीट गुड्स हैं, जिन पे कुछ काम हो गया है, कुछ काम होना अभी बाकी है.
जो माल रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होकर प्रोडक्शन में आया था लेकिन फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस. All right, so there are three types of inventories in manufacturing account. Number one, raw material. Number two, work in progress. Number three, finished goods. Types of cost. There are two types of cost, direct cost and indirect cost. Direct costs are directly related to the production, directly identifiable, and whereas indirect cost cannot be identified from a particular product. मैं इसकी एग्जांपल समझाता हूं. डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, डायरेक्ट लेबर भी हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फर्नीचर, तो उसमें जो वुड होगी वो आपका डायरेक्ट होगा. मैं और समझा देता हूं, गौर से देख लें. मटेरियल can be direct or indirect, direct material or indirect material. In the example of furniture, कौन सा मेन मटेरियल है? वुड इज द मेन मटेरियल, मेन ड्राइवर ऑफ द कॉस्ट. बाकी पॉलिश, स्क्रू, ग्लू, ये इनडायरेक्ट है. सब मेरे साथ हैं? Wood is required for the production. It is a main material. इसी तरह अगर आपने शर्ट की एग्जांपल लेनी है, क्लॉथ की एग्जांपल लेनी है, तो जो शर्ट बनाने में कपड़ा लग रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल है, जो धागा लग रहा है, बटन लग रहे हैं, वो इनडायरेक्ट है. एग्रीड? Come on class. अगर मटेरियल से समझ आ गया है तो मैं लेबर से भी समझा दूं. आइए मैं लेबर भी समझा देता हूं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कैसे हो सकता है. इसी के अंदर डायरेक्ट लेबर भी हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकता है. घर बैठ बैठ के एग्रीड एग्रीड कहते रहिए, यस सर कहते रहिए, ताकि आपको समझ में आना हो जाए, शुरू हो जाए मेरे साथ साथ. तो जो लेबर को पेमेंट करनी है, कारपेंटर को पेमेंट करनी है, वो हमारे लिए डायरेक्ट है. उसके अलावा जो गेट कीपर है, जो पियन है, छोटा है, हेल्पर है, सुपरवाइजर है, ये लोग भी हैं लेकिन इनकी सैलरी डायरेक्ट नहीं है. क्यों सर? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, ये इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन को. ये इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन को. एग्रीड? अब थर्ड एक्सपेंस भी समझ लें. एक्सपेंसेस के अंदर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है. डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस. पहले मैं इनडायरेक्ट समझा दूं. लाइटिंग एंड हीटिंग, सिंपल. रेंट ऑफ द फैक्ट्री, इंश्योरेंस ऑफ द फैक्ट्री. पर यूनिट नहीं होता बेटा, ये पीरियड कॉस्ट है. ये प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है, ये पीरियड की कॉस्ट है. इस तरह याद रखा करो, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है, ये टोटल पीरियड की कॉस्ट है. रेंट, इंश्योरेंस, लाइटिंग एंड हीटिंग. Depreciation of factory equipment, depreciation of the factory, repair and maintenance of the plant and machinery. ये सारे एक्सपेंस हमारे इनडायरेक्ट हैं.
डायरेक्ट में एक ही एग्जांपल आती है हमारी जिसका नाम है रॉयल्टीज, मशहूर एग्जांपल है ये। फ्रेंचाइज या लाइसेंस भी कह सकते हैं आप लोग। लाइसेंस फी भी कह सकते हैं आप लोग। फ्रेंचाइज याद रखने ज्यादा आसानी होगी। लाइक हमने किसी ब्रांड का फॉर्मूला परचेज कर लिया, किसी हमने फार्मास्यूटिकल में है, हमने दवाई का फॉर्मूला परचेज किया है। दवाई का फॉर्मूला बनाया नहीं है, हमारे पास साइंटिफिक लैब नहीं है, हमारे पास साइंटिस्ट नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम लोगों ने सिर्फ उससे क्या लिया हुआ है, फॉर्मूला लिया है। तो पर प्रोडक्ट, पर प्रोडक्शन हम उसको एक फीस पे करेंगे जो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगी। हम 10,000 बनाएंगे तो 10,000 की फीस देंगे, हम 12,000 बनाएंगे तो 12,000 की फीस होगी। जितने ज्यादा बनाते जाएंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट होगी। लेकिन रेंट कॉस्ट आपको पता है वेरिएबल नहीं है, वो फिक्स होती है। रेंट, रॉयल्टीज वेरी करती है। ओके, थैंक यू। when we add all direct costs it is called prime cost. When you add all direct costs it's called prime cost. When you add all indirect costs it's called factory overhead. Factory overhead, indirect material, indirect labor, rent। ये मैंने सब समझा दिया, फैक्ट्री की बातें की है मैंने आज अब आपके साथ। अगर हम ऑफिस एक्सपेंसेस को देखना चाहें सर, इसके अलावा हमारे पास डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है, कैरेज आउटवर्ड भी हो सकता है, एडमिन स्टाफ की सैलरीज भी हो सकती हैं, मार्केटिंग स्टाफ का कमीशन भी हो सकता है। वो सब कहाँ जाएगा? वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं बल्कि इनकम स्टेटमेंट में आएगा। ये मैंने आपको एग्जांपल लिख के दे दी। administrative and selling expenses they transfer to income statement as an expense. Agreed? एग्री कर लीजिए मेरा बेटा। ये सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि नॉन प्रोडक्शन हैं, इनका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है, मार्केटिंग करने के लिए जरूरी है, सेल करने के लिए जरूरी है। फैक्ट्री रेलेवेंट एक्सपेंसेस नहीं है। अकाउंट्स कौन कौन से बनाने हैं आपने? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। ओ लेवल्स वाला तो 100% यूज होगा, ओ लेवल्स के आगे भी हमें पढ़ना है। ए लेवल्स वाले की अलग कहानियां हैं, इंशाल्लाह मैं आपको लेटर ऑन कराऊंगा। पहले तो हम फॉर्मेट समझने की कोशिश करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से हम सीओजीएम निकालते हैं और इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट और लॉस, बाकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। Now, I want to discuss the format. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट जिस तरह इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पूरा एक पेज का अलग फॉर्मेट होता है, इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का भी प्रॉपर फॉर्मेट है। यहां से लेकर यहां तक ये आपका है डायरेक्ट मटेरियल। क्या है आपका? डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस करूंगा तो बन जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मैंने कहा था टोटल डायरेक्ट कॉस्ट होती है, और फैक्ट्री ओवरहेड टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को प्लस करूंगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनती है, वर्क इन प्रोग्रेस एडजस्ट करूंगा तो COGM बनता है। याद रखिएगा, ये हमारी प्राइम कॉस्ट है, ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है। दोनों को आपस में क्या करना है? प्लस करना है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनेगी। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट होगी, फिर हमारे पास COGM आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। एग्रीड? इसके रट्टे लगाने हैं आप लोगों ने।
आज मैं यहीं तक रखना चाहता हूं लेक्चर फॉर्मेट तक। रट्टा लगाना शुरू करें, चलें सब मेरे साथ एक दफा पढ़ दें इस फॉर्मेट को। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, less purchase return of raw material at carriage inward of raw material, cost of raw material, closing inventory raw material, cost of raw material consumed, direct labor direct expense add होगा, प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड की हेडिंग आएगी, indirect material, indirect labor, rent, electricity, insurance, heating and lighting of the factory, depreciation of the factory equipment, depreciation, repairs and maintenance of the factory equipment बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ओपनिंग इन्वेंटरी, वर्क इन प्रोग्रेस ऐड होगा, क्लोजिंग इन्वेंटरी और वर्क इन प्रोग्रेस लेस होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। बोले क्या बात है, बोल दे यार। वक्त लगाया है सर ने, रट्टे लगाए इन चीजों को पढ़ा पढ़ाकर यहां तक पहुंच गए सर। अल्हम्दुलिल्लाह, यस डियर। सो इनकम, इसके बाद हमारी इनकम स्टेटमेंट आती है, नॉर्मल तरीके से आएगी इनकम स्टेटमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेकिन यहां पर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये वाला आंसर यहां आता है। बाकी ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, एक्सपेंसेस विल रिमेन सेम, और आखिर में प्रॉफिट और लॉस। एसएफपी विल रिमेन सेम, नॉन करंट एसेट एज इट इज रहेगा। करंट एसेट्स के अंदर तीनों इन्वेंटरीज आएंगी, रॉ मटेरियल भी लिखेंगे अलग से, वर्क इन प्रोग्रेस भी लिखेंगे, फिनिश्ड गुड्स भी लिखेंगे, फिर अदर थिंग वुड रिमेन सेम। बाकी पूरी एसएफपी हमारी सेम रहेगी। राइट हो गया। तो सर का आज मकसद यही था कि आपको मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा इंट्रोडक्शन मिल जाए।